हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है। जैसे कि आप जानते हैं डीएनए एक मॉलिक्यूल है और डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और इसी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स को हम जीन्स बोलते हैं और जीन्स में वो सारी इंफॉर्मेशन निहित होती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन्स को बनाने के लिए। और जब इन्हीं जीन्स पे डिफेक्ट आता है तो कई जेनेटिक डिसीज क्रिएट होती है। कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो जेनेटिक्स होती हैं या कभी म्यूटेशंस अगर यहाँ पर हो जाए किसी वायरस की वजह से तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसी के बारे में जो हमारा ये हमारा पैराग्राफ है एनसीईआरटी क्या कहती है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से भी हम कुछ ऐसी डिसीज को अर्ली स्टेज में अगर हमने उसको डायग्नोस कर लिया तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। किस तरीके से, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी डिसीज का यदि हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना हो, कोई भी डिसीज हो, अगर हमें उसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना हो तो यदि उस डिसीज के बारे में हमें उस प्राइमरी स्टेज में ही पता चल जाए, उस स्टेज में जहां पर अभी सिम्टम्स आने स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उस डिसीज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग, और हम वहां पर यह समझ जाएं कि पैथोफिजियोलॉजी को भी अगर हम समझ जाएं अर्ली स्टेज में ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस डिसीज को कितनी जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है, आपको पता है जब कोई डिसीज हमारे बॉडी में होती है तो कुछ चेंजेस भी आते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे कभी मलेरिया अगर हो जाए तो आपको पता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज, इसको पैंक्रियास का साइज बढ़ जाता है। तो वहां पर कुछ हम पता लगा लेते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि पैथोजन ने किस तरीके से किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के शेप को अफेक्ट किया है, किस तरीके से वहां पर अल्टरेशंस कर रहा है। इन चीजों को अगर हमें पहले डायग्नोस हो जाए तो हम उस डिसीज को हम बहुत अच्छी तरह से ठीक कर पाएंगे, उसके कंपैरिजन में कि जब उस सिम्टम्स आए और फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हम कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करें किसी पर्टिकुलर डिसीज की डायग्नोस करने में, जैसे सपोज दैट अगर मैं टाइफाइड हो जाता है तो क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसमें ब्लड में आता है कि भाई सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आ चुका है जो जिसकी वजह से टाइफाइड हुआ है। लेकिन कब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं? जब हम उस डिसीज से ग्रसित हो जाते हैं और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम सीरम का मतलब है ब्लड टेस्ट कराना, हम यूरिन के एनालिसिस करते हैं। यूरिन के एनालिसिस कब करते हैं? जैसे सपोज दैट डायबिटीज की केस में आपको पता है कि यूरिन के रास्ते से भी ग्लूकोज बाहर जाने लगता है। ग्लाइकोस्यूरिया का भी पता हम लगाते हैं, कई ऐसी डिसीज है, लेकिन कब लगाते हैं? जब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर इसी डिसीज का पता हमें अर्ली स्टेज में लग जाए तो इस डिसीज को बहुत अच्छी तरह से क्योर किया जा सकता है। नहीं क्योर, जैसे डिसीज, जैसे आपको पता है डायबिटीज को तो क्योर नहीं किया जा सकता लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है। स्टार्टिंग अगर हो गई और वहीं से अगर हमने पर्टिकुलर पेशेंट्स को एक ऐसा मैनेजमेंट दिया उसके डाइट्स के रेफरेंस में जिससे उसकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज ना जाए, तो हम उसके डायबिटीज को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। कम से कम डायबिटीज चेंज नहीं होगी, क्रिटिकल डायबिटीज में कन्वर्ट नहीं होगी। तो जो अर्ली डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल चीजें थी वहां पर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं था। हम ब्लड टेस्ट कब कराते हैं? जब हम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कुछ आज ऐसी प्रोसेसेस हैं जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जैसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेज जिसको एलिजा बोलते हैं। ये बच्चों एक ऐसी टेक्निक है, इन टेक्निक्स के द्वारा हम किसी डिसीज को उसका अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी उस डिसीज के सिम्टम्स आने भी स्टार्ट नहीं हुए हैं और हम उस डिसीज को डायग्नोस कर लेंगे कि अब इस डिसीज के सिम्टम जाने स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब भी कोई पैथोजन प्रेजेंट होता है, वो पैथोजन चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंगी हो या कोई भी हो, नॉर्मली कब हम इसको सस्पेक्ट करते हैं? जब ये पैथोजन किसी डिसीज को हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, अर्थात उस डिसीज के सिम्टम्स को हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। इस टाइम में क्या होता है कि उस पैथोजन का कंसंट्रेशन, अर्थात पैथोजन्स के जो नंबर्स हैं उस समय हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हाई हो चुके होते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिवाइड होकर इतने ज्यादा नंबर बना चुका होता है कि उस समय
अब डिसीज को क्योर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसा भी हो, हाउएवर जैसा भी हो, अगर किसी पैथोजन का कंसंट्रेशन लो है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, तो इस टाइम पे जब सिम्टम्स अभी हमारे बॉडी में अपीयर नहीं हुए हैं, तो अगर उस समय हम इसको डिटेक्ट कर लें, तो उस समय डिटेक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कौन कौन सी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा। ये एक ऐसी टेक्निक है कि इन टेक्निक के द्वारा किसी डिसीज को अर्ली स्टेज में ही हम डायग्नोज कर सकते हैं। यस, कैसे? बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। किसका न्यूक्लिक एसिड? उस पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड जो पेशेंट्स की बॉडी में मौजूद है, उसका न्यूक्लिक एसिड हम निकाल लें, डीएनए आरएनए निकाल लें, डीएनए निकाल लें, और उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसकी बहुत सारी कॉपी बना के हम प्रॉपर ये देख पाएंगे कि यस, ये कौन सा पैथोजन है और किस तरीके की डिसीजेस को क्रिएट कर रहा है, क्या उसने म्यूटेशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है। तो इस तरीके से हम चीजों को पता लगा सकते हैं। क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेक्ट करता है बहुत वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर छोटा सा अमाउंट भी डीएनए उसको मिल जाए तो किस तरीके से वो किसी चीज को, किसी डिसीज को वो डिटेक्ट कर सकता है। अगर हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की बात करें तो नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। आप जानते हैं सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? रेड लाइट एरियाज पे। तो रेड लाइट एरियाज में रेगुलर वहां पर चेकअप चलते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर ये पेशेंट्स कहीं एचआईवी वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। तो वहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का यूज हम करते हैं, तो रेगुलरली वहां पर चेकअप होते रहते हैं। यस, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स। यहां पर हम डिटेक्ट करते हैं कि जीन्स में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, अगर कैंसर पेशेंट हैं उनके केस में भी ये जो टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्ली डायग्नोसिस में। इट इज ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जहां पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक का यूज हम अर्ली डायग्नोसिस में करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पैराग्राफ को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं और क्या आपकी एनसीईआरटी कहती है इसके बारे में बात करते हैं। कहती है कि यहां पर कैसे इस टेक्निक का हम यूज करते हैं इसके बारे में बताया गया। कह रहा है कि जब हम एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले लें या आरएनए ले लें और उसको एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या प्रोब के साथ हम उसको क्या कर लें, उसके साथ जोड़ दें, टैग कर दें, और फिर हम उसका हाइब्रिडाइज कर दें इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, और फाइनली जो इन ए क्लोन ऑफ सेल्स और फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। और जब हम उसका हाइब्रिडाइज कर लें, उसका क्लोन बना लें, और जब हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से हम प्रॉपर डिटेक्ट कर पाएंगे यस कि उस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक, क्या किया हमने? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ हमने क्या किया, एक प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब को हमने जोड़ लिया, फिर हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इसको जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर जब हम इसको कई कॉपी बनाएंगे, इसकी क्लोनिंग करेंगे, तो क्लोनिंग में जब हम फाइनली जब इसको देखेंगे इसमें, तो ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम ये पता लगा पाएंगे कि इस डीएनए में कोई म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई अगर म्यूटेशन हुआ होगा तो वो पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्या कह रहा है, जो क्लोन होता है वो क्या रखेगा, वो म्यूटेटेड जीन रखेगा, will has not appear on the photographic film, इसलिए फोटोग्राफिक फिल्म में वो appear नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोब जो है will not have complementary with the mutated gene, क्योंकि जो प्रोब है वो म्यूटेटेड जीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग रखेगा ही नहीं। इससे हम पता लगा पाएंगे कि पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अगर हम एलिजा की बात करें, आपको पता है एलिजा को एड्स के डिटेक्शंस में, एचआईवी के डिटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो एलिजा जो टेक्निक है बच्चों, ये टेक्निक बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इस टेक्निक पर ये एलिजा टेक्निक बेस्ड है। आपको पता है एंटीजन क्या होता है, एंटीजन कोई भी फॉरेन मटेरियल, वो प्रोटीन हो सकता है, कहा गया है जैसे वो प्रोटीन हो सकता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, ये एंटीजन है। तो जब ऐसी कोई फॉरेन प्रोटीन
हम हमारे बॉडी में जाती है तो वो क्या है, एंटीजन है, और इस एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज भी बनती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो इंटरएक्शन से, यही वो प्रिंसिपल है जो एलिजा टेक्निक को बनाता है। तो एलिजा टेक्निक का जो मेन प्रिंसिपल है वो बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरएक्शन में। जब इन्फेक्शन होता है पैथोजन के द्वारा, यस, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट्स के अंदर वो एंटीजेंस है या नहीं है, और हम उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी अगर हमें विशेष रूप से मिल जाए जो उस एंटीजन के लिए बनती हैं, तो भी हम पता लगा लेंगे कि यस, इस पेशेंट के अंदर ये पर्टिकुलर डिसीज का पैथोजन आ चुका है और अब आगे ये डिसीज अपने सिम्टम्स को एक्सप्रेस करेगी। तो आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है बच्चों। हम इसमें उन डिसीज का भी पता लगा पा रहे हैं जिन डिसीज का पता हम जो पहले कन्वेंशनल टेक्निक्स थी उसके द्वारा नहीं लगा पा रहे थे। हम वहां पर जैसे हम ब्लड टेस्ट कब कराते थे, जब हमें प्रॉपर तरीके से सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते थे। तो अगर किसी डिसीज को प्रॉपर तरीके से उसको क्योर करना है, तो अगर अर्ली स्टेज में हमने उसको डायग्नोस कर लिया बच्चों, तो फिर उस डिसीज को क्योर करना, उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की बच्चों, जिसमें हमें बात करनी है अब किसकी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। सबसे पहले माइंड में आता है कि व्हाट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब होता है चेंज होना। ऐसे एनिमल्स जिनमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा जीन्स हैं जो उस एनिमल्स के नहीं थे, बाहर से लाके डाल दिए गए हैं। तो वो जो एनिमल्स क्रिएट हुआ है बच्चों, उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, अगर हम बात करें, एक मिनट बच्चों, जरा इसको ठीक कर लें, 1 मिनट, यस, चलिए, यस। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स एनसीईआरटी क्या कहती है, ऐसे एनिमल्स जिसमें उनका डीएनए है, यदि उनका मैनिपुलेट कर दिया गया है, रखते हैं एंड एक्सप्रेस करते हैं एक फॉरेन जीन को, ऐसे ही एनिमल्स को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स, क्या है, उनके डीएनए में हमने मैनिपुलेशन कर दिया, कुछ फॉरेन जीन्स को उसमें इंसर्ट करा दिया, यस। तो इस तरीके के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पहली चीज। सेकंड क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ग्रुप में जैसे ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट्स बनाए गए हैं, ट्रांसजेनिक पिग्स बनाए गए हैं, सिप बनाए गए हैं, काऊ बनाए गए हैं और फिश बनाया गया है, यस, ये ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं। फिर माइंड में आएगा भाई ये क्यों बनाए गए, इससे क्या फायदा है, इसके बारे में 5 पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल्दो ओवर, अब आप देखें कि आज की डेट में जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, सॉरी जो 100% ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उसमें बच्चों 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। याद रखिएगा, अगर इस पूरी दुनिया में 100 ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं तो उसमें 95 एनिमल्स कौन से हैं बच्चों, माइस हैं। ठीक है, वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, इन ऐसे एनिमल्स को क्यों बनाया गया। हाउ कैन मैन बेनिफिट, मैन को इससे कैसे बेनिफिट होगा, ऐसा जो मॉडिफिकेशन हमने किया इससे क्या बेनिफिट्स होंगे। चलिए अब हम इसको समझते हैं और उन कॉमन रीजंस को देखते हैं, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया गया है और किस तरीके से ये ह्यूमंस को बेनिफिट्स देते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को क्लियर करते हैं। ये जो यहां पर एनसीईआरटी बच्चों 5 रीजन्स बताती है, कितने रीजन्स बताती है, 5 रीजन्स बताती है, जिसमें से पहला जो रीजन है वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पहला रीजन क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, कहता है कि जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो हम स्पेसिफिकली उनको डिजाइन करते हैं जिससे हम अलाउ करें स्टडी को कि कैसे कोई पर्टिकुलर जीन किसी एनिमल्स के अंदर अपने आप को रेगुलेट करती है, कब एक्सप्रेशन करेगी, कब उसका रेगुलेशन बंद, कब एक्सप्रेशन बंद हो जाएगा, कौन सी परिस्थितियों में वो चालू होगी, कौन सी परिस्थितियों में बंद होगी। यस, लैक ओपेरान मॉडल में
आपने देखा होगा किस तरीके से एक जीन रेगुलेट होती है, कैसे अपना एक्सप्रेशंस करती है, और वो जीन कैसे इफेक्ट करेगी उस स्पीशीज के अंदर उन नॉर्मल फंक्शंस को जो बॉडी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, इन एनिमल्स में हम इस चीज की भी स्टडी करते हैं कि वो सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो भी कुछ इफेक्टेड होंगे। यस, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अगर हम बात करें कि जब हम इन जीन को इंट्रोड्यूसिंग कराते हैं, यस, किसी दूसरी स्पीशीज की जीन को किसी एनिमल के अंदर जब हम उसकी एंट्री कराते हैं, तो ये किस तरीके से उन फैक्टर्स के फॉर्मेशन को अल्टर कर देते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर उसकी स्टडी करते हैं, उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं किस तरीके से उस पर्टिकुलर स्पीशीज में आ गए हैं, उस स्पीशीज में जिसमें हमने बाहर से जीन को इंट्रोड्यूस किया है, और उसके रिजल्ट्स को देखते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेशंस जो हमें मिलती है, ऑब्टेन्ड होती है इन ट्रांसजेनिक एनिमल से, उनका यूज हम इस बात को देखने में करते हैं कि अगर इस जीन्स को हम प्रॉपर इस जीन के प्रोडक्ट्स को अगर ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे या ह्यूमन यूजर्स के लिए लेंगे, तो क्या वहां पर भी इफेक्ट करेगा। यस, तो इस तरीके से मॉडल्स के रूप में हम इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। तो फाइनली अगर मोटा मोटी आप समझें तो यहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल का जो फर्स्ट यूज बताया गया वो ये बताया गया है कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए बनाते हैं कि हम उस एनिमल्स के अंदर ये स्टडी कर पाए कि जब कोई पर्टिकुलर जीन उसके अंदर जाती है तो किस तरीके की चेंजेस करती है, क्या वो ग्रोथ फैक्टर्स के फॉर्मेशंस को अल्टर करेगी, यस, किस तरीके से उसमें कुछ अफेक्ट आएंगे। इन सारी चीजों की स्टडी हम यहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल बना के करते हैं और ह्यूमन बेनिफिट्स को देखते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड है स्टडी ऑफ डिसीज। किसी डिसीज की स्टडी अगर करनी हो तो भी वहां पर ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ये जो पैराग्राफ है पढ़ के आपको लगेगा कि वास्तव में ह्यूमन देखो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है कितना ज्यादा इन पर अत्याचार कर रहा है एक ह्यूमन के बेनिफिट्स को पहुंचाने के लिए। आपको पता है जितनी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती हैं, जब भी कोई मेडिसिन बनाती हैं, चाहे वो आई की मेडिसिन हो या स्किन की मेडिसिन हो, तो सबसे पहले हम उसको एनिमल में यूज करते हैं, एनिमल में देखते हैं। हम डायरेक्ट कभी भी ह्यूमन पे यूज उसका नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है एनिमल तो कोई केस करेगा नहीं, वो बेचारा तो बोल नहीं सकता है, विद्रोह नहीं कर सकता है, कंपेंसेशन नहीं मांग सकता है। तो सबसे पहले हम एनिमल्स पे उसका यूज करते हैं और इनको बड़ी तकलीफ होती है इन एनिमल्स को। ये बहुत क्या बोल सकते हैं हम, लेकिन चीजें हो रही हैं। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ डिसीज की, तो ट्रांसजेनिक एनिमल का किस तरह से किसी डिसीज की स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं। यस, वहां पर हम वो डिसीज उस पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर क्रिएट करते हैं, पैथोजन को डालते हैं। यस, और फिर वो देखते हैं कि वो डिसीज किस तरह के सिम्टम्स दे रही है, फिर हमें उसमें मेडिसिन लगाते हैं कि किस मेडिसिन से डिसीज को ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके के हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मॉडल बना लेते हैं और वहां पर पर्टिकुलर उस मेडिसिन की इफेक्ट को भी हम देख पाते हैं कि कौन सी मेडिसिन इस डिसीज को प्रॉपर तरीके से ठीक कर पा रही है। और इन सारे ये जो होते हैं प्रयोग से बहुत सारे जानवर की डेथ भी हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of, चलिए बच्चों थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। यहां पर हमें देखते हैं कि मान लीजिए कोई ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाया है और कोई जीन हमने इंट्रोड्यूस कराया है, तो किस तरीके से क्या वहां पर कोई डिसीज बन जा रही है। यस, उसकी फिर हम ये समझ लाते हैं कि ये अगर ये जीन हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया तो कैसे किस तरह की डिसीज हो सकती है। They are specially made to serve as model for human disease so that investigation of new treatment for disease is made possible। यहां पर अगर हम बात करें तो सिंपल से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को एक मॉडल्स की तरह यूज करते हैं, जिसमें हम ये टेस्टिंग करते हैं कि कोई ह्यूमन डिसीज का पैथोजन उन एनिमल्स के अंदर डाल देंगे, फिर देखेंगे उस डिसीज को हम किस तरीके की दवा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। वहां पर प्रॉपर हम इस तरह से यूज कर लेते हैं, नए नए ट्रीटमेंट्स वहां पर हम प्रयोग करते हैं, नई मेडिसिन का वहां पर प्रयोग करते हैं, ट्रायल करते हैं, आपको पता है। यस, डिसीज इज मेड पॉसिबल। तो आज की डेट में जो ट्रांसजेनिक मॉडल्स हैं बहुत सारी ह्यूमन डिसीज के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कैंसर डिसीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर डिसीज। बाय द स्टूडेंट, ये सारी डिसीज जो है उन ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर क्रिएट की जाती हैं।
पैथोजन के माध्यम से। फिर हम इन डिसीज को कैसे ठीक करें, इसके लिए मेडिसिन का ट्रायल इन पर चलता है। फिर जब हमें सफलता मिलती है तो फिर हम उसको ह्यूमन में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस तरीके से यूज होता है, इसलिए इसके एथिकल इशू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाने में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज हो रहा है, जिसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग ने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में बात करी, जहां पर बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो ह्यूमन इंसुलिन को बना रही, ह्यूमलिन के नाम से। हाँ, तो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के रेफरेंस में बच्चों, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बहुत सारे ऑब्टेन्स किए जा रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं यहां से। यस, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे आपके मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, जो कुछ सर्टेन ह्यूमन डिसीज को ठीक करने के लिए यूज होती हैं, वो हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। सच ऐसे प्रोडक्ट्स आपको पता है ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ह्यूमंस की कुछ डिसीज को ठीक करने के लिए यूज होती है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑफन अधिकतर क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं बनाना। लेकिन जो ट्रांसजेनिक बच्चों एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो कि हम क्रिएटेड कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर जीन को उसके अंदर हम इंसर्ट करा दें तो वो जीन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना लेगा जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और उस डिसीज को ठीक करने में वो यूज होगी। जैसे इंसुलिन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन और डीएनए जीन व्हिच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। अब यहां पर एक नाम दिया गया है, जैसे प्रोटीन है बच्चों जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। ये ह्यूमन प्रोटीन है जो कि एम्फाइसीमा को यूज करने के लिए ट्रीट की जाती है। एम्फाइसीमा आप जानते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उससे लंग्स उसके अफेक्ट करते हैं, ये डिसीज है एम्फाइसीमा, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन का। यस, तो ये भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, सिमिलरली अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोन्यूरिया। फेनिलकेटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए भी यहां से कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं जो इस डिसीज को ठीक करने में यूज होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसी क्रम में आता है। 1997 की बात करें बच्चों तो पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई जिसका नाम था रोजी, और ये रोजी ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही थी, इसकी मिल्क में ऐसी प्रोटीन थी, यस, जिसका नाम है, और ये प्रोटीन की मात्रा 2.4 ग्राम थी पर लीटर। और ये प्रोटीन आपको पता है बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये जो मिल्क है ये कंटेन करता है ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचुरल काउ मिल्क। अगर जनरल हम काउ मिल्क की बात करें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चों की बच्चों की ग्रोथ के लिए जो गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर एक ऐसा गाय का दूध हो जिसमें कि आपको जो प्रोटीन बहुत अच्छी हो, कौन सी प्रोटीन, ये प्रोटीन है ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोटीन, अगर ज्यादा होगी तो बच्चों ये जो बेबीज की ग्रोथ के लिए ऐसी प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्मल काऊ में इतनी प्रोटीन नहीं होती, लेकिन जो हमने ट्रांसजेनिक ये काऊ बनाई जिसका नाम रोजी है, इसके 1 लीटर मिल्क में बच्चों ये प्रोटीन 2.4 ग्राम्स है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होगी, जो कि नॉर्मल काऊ में नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज करते हैं वो करते हैं वैक्सीन की सेफ्टी के लिए। आपको पता है जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं, यस, तो वैक्सीन का ट्रायल होता है। अगर हम बात करें वैक्सीन की सेफ्टी के रेफरेंस में, तो जैसे आपको पता है बच्चों कि ट्रांसजेनिक माइस, ऐसे माइस जो ट्रांसजेनिक बनाए गए हैं, बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। आपको पता है जब भी कोई वैक्सीन बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका एनिमल में यूज होता है, और वो खासकर एनिमल कौन से हैं, माइस हैं। तो सबसे पहले किसी पैथोजन को एंट्री कराया जाएगा माइस के बॉडी में, उसको बीमार किया जाएगा, फिर उस बीमारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन हमने बनाई उस वैक्सीन को वहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर हम देखेंगे उस माइस के अंदर वो वैक्सीन कैसा वर्क कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनिमल्स को उसने मार ही दिया। यस, तो आपको पता है टेस्टिंग में बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो फाइनली जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, जो माइस बनाए गए, वहां पर हम पर्टिकुलर वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करें कि जो पोलियो वैक्सीन
कि जो आज ह्यूमन के लिए अवेलेबल हैं, इनकी टेस्टिंग कहां पर की गई थी? इन्हीं ट्रांसजेनिक माइस में की गई थी। यस, अगर ये सक्सेसफुल होती है और ये रिलायबल है, जब इसका इफेक्ट हम देखते हैं इस माइस के अंदर सक्सेसफुल है, रिलायबल है, तब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ट्रांसजेनिक माइस को, और फाइनली हमने इसका यूज कहां पर करते हैं हम? फिर हमने आपको देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, सॉरी यहां पर मैंने गलत पॉइंट बच्चों बता दिया। यहां पर जो ट्रांसजेनिक माइस है, आज की डेट में जो पोलियो वैक्सीन आ रही है उसका ट्रांसजेनिक माइस पे यूज किया गया था, और आज की डेट में पहले हम क्या करते थे, वहां पर मंकी में हम इसका यूज करते थे। तो आज मंकी को रिप्लेस करके आज हम जो ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं। यस, कह रहा दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी टू बैचेस ऑफ द वैक्सीन। तो आज हम मंकी पे यूज ना करके इन वैक्सीन की ट्रायल हम कहां करते हैं? माइस में करते हैं बच्चों। इस पॉइंट को समझना आपको जरूरी है। और पांचवा पॉइंट कहता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम बच्चों बात करें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की, जैसे फार्मा इंडस्ट्री में आपको पता है जब मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन की कितनी डोज पेशेंट को दी जाए। आप जैसे आप देखते हैं कि ये भाई ये इंजेक्शन 1 ग्राम का है, तो पहले टेस्टिंग हुई होगी ना कि 1 ग्राम का इंजेक्शन ये कितना इफेक्टिव है। भाई 1 ग्राम की जगह कुछ इंजेक्शन आप देखते हैं 1.5 ग्राम के होते हैं, 2 ग्राम तक के होते हैं। जैसे कोई टैबलेट है, कहा ये 500 mg है या 750 mg या 650 mg है, तो एक्चुअली कितनी डोज पेशेंट्स को दी जाए, तो इसका ट्रायल सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स में करते हैं, माइस पे करते हैं, देखते हैं कि कितनी डोज उसके जरूरी है। जैसे आपको पता है कि जब भी कोई मेडिसिन दी जाती है तो बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है। जैसे कोई बंदा अगर 70 kg का है तो उसके बॉडी वेट के अनुसार mg दी जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम बात करें, एक मिनट, अगर हम बात करें केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में बच्चों, तो यहां पर क्या है, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी, कि पर्टिकुलर जो मेडिसिन बनाई गई कितनी टॉक्सिक है। क्योंकि जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं वो क्या करती है, अगर वो एंटीबायोटिक है तो हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया है उसको किल करती है, लेकिन अगर हमने डोज ज्यादा ले ली तो हमें नुकसान भी कर जाएगी। तो पर्टिकुलर कितनी टॉक्सिक है और कितनी टॉक्सिक नहीं है, इस लेवल को भी कहा जाता जाएगा इन्हीं एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसजेनिक है, जो मॉडल बनाए गए हैं। तो टॉक्सिसिटी सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो प्रोसीजर होता है वो सेम है that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made that carry genes. Transgenic animals क्या है? जो जीन उसके अंदर होता है which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animal. अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल है तो वो ज्यादा सेंसिटिव होंगे इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल एनिमल, तो वहां पर हमको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। यस, अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर हमने कोई अगर पैथोजन डाला और कोई जीन उसके अंदर डाली हुई है, तो वो जीन कितना एक्सप्रेशन कर रही है, उस पैथोजन के खिलाफ क्या कोई प्रोटीन बना पा रही है, तो इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमें ट्रांसजेनिक एनिमल में मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल एनिमल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि they are then exposed to the toxic substances and the effect studies. Toxicity testing in such animal will allow us to obtain result in less time. भाई कोई पर्टिकुलर एनिमल है तो लेस टाइम में हमको रिजल्ट वहां पर मिल जाता है कि इसका रिजल्ट अच्छा है या खराब है। तो लास्ट पॉइंट क्या आया कि केमिकल की सेफ्टी की टेस्टिंग के लिए भी हम इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं। और अब आप जानते हैं जब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे यूज करेंगे इनको कितनी पीड़ा होगी, कितनी तकलीफ होगी, और नेचर के साथ भी हम कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसको रिलेटेड लेके अब हम लोग बात करने वाले हैं एथिकल इशू की, कि क्या कुछ एथिकल इशू भी इसके रेफरेंस में है। तो चलिए जरा हम लोग समझ लेते हैं कि एथिकल इश्यूज क्या है। चलिए, अगर बच्चों हम बात करें एथिकल इशू की, तो आपको पता है कि जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मैनिपुलेट करते हैं इन रेफरेंस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, तो आप देखेंगे तो जब मैनिपुलेशन करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ह्यूमन रेस के द्वारा, तो कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। तो कोई भी अगर हमें मैनिपुलेशन करना हो तो हमें रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो अप करना होगा, और अब ये रूल्स रेगुलेशन बनाए जा चुके हैं कई कंट्रीज के द्वारा, इवन इंडिया में भी। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एनिमल्स के जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन करेंगे, आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए
एप्लीकेशंस डालना होगा, जब आपको अलाउ होगा तभी आप ये प्रोसेस कर पाएंगे। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो आज की डेट में रिक्वायर्ड हैं, जिससे हम इवैल्यूएट कर पाए मोर्टिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, कि भाई हमारी भी तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी है नेचर्स के प्रति। अगर हम लगातार नेचर्स के प्रति खिलवाड़ करेंगे तो हमारे लिए वो दिक्कत भी पैदा करेगा। आपने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी होंगी जहां पर जब उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ चेंजेस किए गए तो वो एनिमल इतना खतरनाक हो गया कि वो ह्यूमन रेसेस को ही खत्म कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, गोइंग बिहाइंड द मॉरलिटी, अगर हम नैतिकता की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इशू देखने को मिलेंगे। बायोलॉजिकल जो अगर सिग्निफिकेंस देखें, सच थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम करते हैं तो ये कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल भी होता है, ऐसे रिजल्ट मिलते हैं जिसको हमने सोचा भी नहीं था। जो आपने बॉलीवुड फिल्म में देखा कि हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, उसका शरीर इतना बड़ा हो गया कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसके सामने छोटी लगने लगी और फिर उसने ह्यूमन रेसेस को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। तो कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। When such ऐसे ऑर्गेनिज्म जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इकोसिस्टम में, अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम इंट्रोड्यूस कर दें किसी इकोसिस्टम में तो फिर वो इकोसिस्टम पूरा का पूरा गड़बड़ा सकता है। यस, तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान देना है। इसलिए क्या किया कि जो भारत सरकार थी, इंडियन जो गवर्नमेंट थी, उसने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम, जिसका एग्जाम्पल है GEAC, जिसका फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब ये अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाइड करना है, उसके जेनेटिक मटेरियल में आपको चेंजेस करने हैं, तो आपको प्रॉपर अप्रूवल लेना होगा और इस कमेटी को बताना होगा कि आप किस पर्पस से ऐसा कर रहे हैं और इसकी सीमा क्या है। क्लियर है? इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें, विच विल मेक डिसीजन, वो डिसीजन लेगी रिगार्डिंग की वैलिडिटी, आप जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो एथिकल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, तो यहां से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, और जो आप जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप बना रहे हैं वो पब्लिक के लिए भी सेफ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ह्यूमन रेस को ही डिस्टर्ब कर दे। आपको पता है जैसे आज बहुत ज्यादा इशू हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज बता रही हैं, रिसर्चेस बता रही हैं कि आज की डेट में जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के साथ किसने खिलवाड़ किया? चाइना ने किया। कोरोना वायरस तो पहले ही था, लेकिन उसने क्या किया, इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए जो आज ह्यूमन रेसेस के लिए खतरनाक हो गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में, कितना आज पूरी ह्यूमन रेसेस आज खत्म होने की कगार पे है। लाखों करोड़ों लोग अपनी जान खो चुके हैं, जान दे चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो यहां पर भी ये देखना जरूरी है। द मॉडिफिकेशन और जो यूजेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का पब्लिक सर्विसेज के लिए, अगर हम बात करें फूड के रेफरेंस में, मेडिसिन के रेफरेंस में, या तो ये ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें जिससे ह्यूमन रेसेस ही खतरे में आ जाए। तो ये इस कमेटी का उद्देश्य है बच्चों। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्या कह रहा है। The modification uses of living organism for public services as food and medicine sources, for example, has also created problem with patents granted for the same। तो भाई हम इस तरह से जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएं जो ह्यूमन रेसेस के लिए प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि there is growing public anger that certain companies are being granted patents for product and technology that make use of the genetic material, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmer and indigenous people or of a specific region country। क्या कह रहा है, एक मिनट बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, एक मिनट, धीरे धीरे आप देखिए कि पब्लिक का गुस्सा भी यहां पर बढ़ता जा रहा है। किसके रेफरेंस में अगर हम बात करें बच्चों, कह रहा है कि देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन, कुछ ऐसी कंपनी है जो जिन्होंने ऐसे पेटेंट्स को ग्रांटेड कर दिया है, ऐसे प्रोडक्ट्स को ग्रांटेड कर दिया है, ऐसी टेक्नोलॉजी पे उन्होंने अपना पेटेंट ले लिया है जिसका यूज पहले से दूसरी कंट्री कर रही थी, उनको जानकारी थी, लेकिन अब
कुछ ऐसे पेटेंट उसने हासिल कर लिए हैं जो आज की डेट में बहुत सारे पब्लिक एंगर का कारण बने। जैसे आपको सबसे ज्यादा पता है, अगर हम बात करें बच्चों, अगर राइस के बारे में आपको पता है तो राइस आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। अगर हम बात करें कि प्रेजेंस में विच गोज बैक, अगर आप पुराने समय में जाएं तो एशिया के एग्रीकल्चर की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो राइस एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। यहां पर क्या हुआ, अगर आप सिर्फ इंडिया की आप बात कर लें तो सिर्फ इंडिया में अकेले आज राइस की 2 लाख वैरायटीज हैं। यस, इनमें से जो डाइवर्सिटी है राइस की इंडिया में, इच आ डाइवर्सिटी राइस के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया आज सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा चावल की वैरायटीज देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जिसमें बासमती राइस आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी खुशबू के बारे में जानते हैं, इसके स्वाद के बारे में आप जानते हैं, तो हुआ क्या कि जो बासमती राइस है एक ऐसी फसल है राइस की जो इसमें यूनिक एरोमा होता है और यूनिक फ्लेवर होता है। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया। और आज की डेट में लगभग 27 ऐसी बासमती की वैरायटीज हैं जिसको आज इंडिया में ग्रो कराया जा रहा है। यहां पर अगर हम रेफरेंस की बात करें तो बासमती इन एन एंशिएंट टेक्स्ट, फोकफ्लोर एंड पोएट्री, पुराने जो लोकगीत थे, कविताओं में भी बासमती का जो है वर्णन किया गया है। 1997 में हुआ क्या कि एक अमेरिकन कंपनी ने इस बासमती राइस के लिए पेटेंट ले लिया अपने यहां से। कहां पर, यहां पर था यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने यहां से पेटेंट हासिल कर लिया। अब ये जब इसने पेटेंट हासिल कर लिया तो पेटेंट में ये था कि अब यही कंपनी इस बासमती राइस का उत्पादन करेगी और इसका मार्केटिंग करेगी। जबकि आप जानते हैं कि बासमती का हमारे इंडिया में हजारों साल से हमारे फार्मर्स इसको उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। हमारे लोकगीतों में, हमारे पुराणों में इनका बहुत अच्छी तरह से वर्णन है। तो इसके अगेंस्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट में इसके अगेंस्ट मुकदमा भी लड़ा। बनाया कैसे, जरा यहां पर देखो, यहां पर इसके बारे में क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है कि हुआ क्या कि ये जो अमेरिकन कंपनी थी इसने क्या किया, इसने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से इसने ट्रेडमार्क ले लिया। जब इसने ट्रेडमार्क लिया तो इस कंपनी को अलाउ कर दिया गया कि इस बासमती को आप बेचिए, और उसने कहा कि हमने ये न्यू वैरायटी बनाई है, यस, बासमती की। ये जो न्यू वैरायटी इन्होंने बनाई थी बासमती की, एक्चुअली इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक इंडियन फार्मर की बासमती वैरायटी ली, यस, और इसको क्रॉस करा दिया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ। लेकिन लिया कहां से था, इंडियन फार्मर जो ऑलरेडी बासमती उगा रहे थे। और उन्होंने क्लेम किया कि जो हमने ये नई वैरायटी बनाई है ये हमारा इन्वेंशन है, मतलब ये हमारी खुद की खोज है। देख रहे हैं क्या कर रही है, कह रही है हमारी खुद की खोज है। तो फाइनली वहां का जो ट्रेडमार्क ऑफिस था उसने उसको पेटेंट दे दिया। ये पेटेंट एक्सटेंडेड करता था फंक्शनल इक्विवेलेंट्स इंप्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। ये पेटेंट ये कहता है कि अब इस बासमती राइस जो इन्होंने बनाया है इसका कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति ना तो उसकी सेलिंग कर सकता है, ना तो मार्केटिंग कर सकते हैं, ना तो उत्पादन कर सकता है। यस, several attempts have also been made to patent uses, product and processes based on Indian traditional herbal medicine। बहुत सारी इस चीजों के साथ आपको पता है, नीम के साथ हो गया था, तुलसी के साथ हो गया था। बाद में इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और फाइनली वहां पर उन्होंने उनको मुकदमे में जीत मिली। If we are not vigilant and we do not immediate counter this patent application, other countries individual may encash on our rich legacy and we may not able to do anything about it। अगर हमें इसके प्रति जागरूकता नहीं है तो हो सकता है हमारी बहुत सारी ऐसी वैरायटीज जो ऑलरेडी हम हजारों वर्षों से यूज कर रहे हैं वो दूसरी कंट्री के द्वारा उनकी चालाकी से वो अपना पेटेंट करा ले और हमारा अधिकार खो जाए। तो इसके लिए प्रति हमें जागरूक रहना होगा। अब एक नया वर्ड आता है बायोपायरेसी। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, बायोपायरेसी क्या होता है। देखो, बायो का मतलब होता है जीव, यस, और इसकी पायरेसी कर लेना। बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज्ड टू रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट। एक्चुअली ये जो मामला था
ये बायोपायरेसी का मामला था। बायोपायरेसी का मतलब मामला क्या था कि भाई ऑलरेडी हम बासमती का यूज कर रहे थे, अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, एक सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ इंडियन फार्मर की जो बासमती थी उसके साथ क्रॉस करा के जो नई वैरायटी बनाया, बोले कि हमारा इन्वेंशन है। लेकिन ये इन्वेंशन उनका नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो वैरायटी का यूज किया वो इंडियन था, तो पेटेंट उसको मिलना गलत था। भाई अगर आपको करना है तो जहां से आप ये वैरायटी ले रहे हैं आपको उसे कंपेंसेट करना होगा, विदाउट कंपेंसेट करे हुए आप पेटेंट नहीं ले सकते। और अगर जो इस तरीके की पायरेसी, इसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। जैसे सपोज दैट आपको पता है आज इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, और जब फिल्में बनती हैं तो उस फिल्म का प्रॉपर एक राइट्स होता है, जैसे नीचे लिखा है ऑल राइट रिजर्व। तो ये जो राइट्स है वो उस कंपनी के पास होता है जिस कंपनी ने उस पिक्चर को बनाया है। अब क्या हो रहा है कि उस पिक्चर्स को सीडी के फॉर्म में ले लिया गया और लोग सीडी लगा के पेन ड्राइव में ले लिया, उन्होंने देख रहे हैं, इसको बायोपायरेसी कहते हैं। तो बायोपायरेसी में उसका नुकसान होता है जो वास्तव में एक्चुअल उसने इन्वेंट किया है। तो जब तक आप उसको कुछ पेमेंट्स नहीं करेंगे तो वो बायोपायरेसी के सेगमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करें बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं आज रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी कंट्री आपको मिलेंगी, आपको पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो है, लेकिन वो फाइनेंशियली रिच तो है, लेकिन उनके देश में ना तो बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी है और ना ही उनके पास कोई ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो उन देशों के पास है, भले ही वो विकासशील हो। लेकिन बड़ी बड़ी कंट्री क्या कर रही है, इसका फायदा उठा रही है, पेटेंट करा ले रही है, और उस पर्टिकुलर कंट्री से जिसने उसको इन्वेंटेड किया था, जिसने उसको अभी तक बनाए रखा है, उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड द अंडरडेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडायवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज। Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern application and can also be used to save time, effort and expenditure during their commercialization। अब आपको पता है जो पुअर कंट्री है बच्चों, उनके पास बायोडायवर्सिटी तो है, लेकिन फाइनेंस की प्रॉब्लम होने की वजह से वो सारे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो उनको मिलने चाहिए। तो यहां पर हमको अपनी बायोडायवर्सिटी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, कितनी वैरायटीज है इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपने देखा इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर चीजों को रूल्स और रेगुलेशन उसके लिए बनाए हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या कह रहा है, देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस। अब आपको पता है ये क्या है, एक तरीके का इनजस्टिस है। बायोपायरेसी क्या है, इनजस्टिस है, उन लोगों के साथ ये गलत है जो वास्तव में उसको जिन्होंने अभी तक संभाला, ऑलरेडी उसका उत्पादन कर रहे हैं, और फिर हमने दूसरी कंट्री ने क्या किया, चालाकी से उसका पेटेंट करा लिया, तो ये गलत है, इनजस्टिस है। अगर हम बात करें बच्चों तो इनएडिक्वेट कंपेंसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। भाई अगर डेवलप कंट्री को वहां की बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज चाहिए तो आप कंपेंसेट करिए, जो विकासशील देश अगर उनके पास बायोडायवर्सिटी है, आपके पास पैसा है, तो भाई आप उसको भी पैसा दीजिए। आप 100% लेना चाहते हैं, ये तो बदमाशी है ना। क्या कह रहे हैं, देयरफॉर इसलिए आज कुछ ऐसे नेशंस हैं जो ऐसे रूल्स को डेवलपिंग लॉ, ऐसे लॉ को डेवलप कर रहे हैं जो उनकी बायोडायवर्सिटी को प्रिवेंट करता हो, यस, और अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, यस, उनके बायो रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है और ट्रेडिशनल नॉलेज को सेफ रखता है। जैसे आपको पता है आज तुलसी के बारे में आज इंडिया में जितनी नॉलेज है, कितनी चीजें उससे ठीक हो सकती हैं, ये नॉलेज किसी दूसरी कंट्री के पास नहीं था। नीम के बारे में आप बात कर लें तो इस ट्रेडिशनल नॉलेज है। आज नीम का पेटेंट भी आपको पता है बाहर की किसी कंट्री ने करा लिया था। तो ये सब गलत है। इसके लिए अब जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो विकासशील देश है, आज अपने यहाँ रूल्स रेगुलेशन और कानून बना रहे हैं। चलिए द इंडियन पार्लियामेंट, अगर इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक सेकेंड अमेंडमेंट किया। सेकेंड अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव किया है, सेकेंड अमेंडमेंट्स किया है इंडियन पेटेंट्स बिल में, जो ऐसे इशू को लेता है जिसमें कंसीडरेशन है, जिसमें पेटेंट्स के बारे में बात है, उसके टर्म्स हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, रिसर्च के बारे में है और डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में है। इसके बारे में अभी सेकेंड ये यहां पर अमेंडमेंट किया है इंडिया की संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहां पर
तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। फिर यहाँ पर अगर समरी देखेंगे तो सारे चैप्टर्स की समरी यहाँ पर प्रॉपर दी हुई है बच्चों, जिसको हम लोग ने एक एक चीज क्लियर किया है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम लोग ने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सारे चैप्टर्स को खत्म किया बच्चों। और अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट बच्चों जरूर करिए, क्योंकि जब हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, जब आप कमेंट्स करते हैं, आपको बताते हैं कितना समझ में आया, तो इससे हम लोग को खुशी मिलती है। तो मिलते हैं बच्चों, फिर आपको नया लेक्चर्स किस चैप्टर्स के देखना चाहेंगे एनसीईआरटी से, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय।